मैं और मेरा कुटुंब, इसके मित्र हमारे आसपास समाज में जितने प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जाति मानते होंगे, भाषा मानते होंगे, पंथ संप्रदाय मानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहाँ हमारा आना जाना, उनका हमारे यहाँ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो। ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। यह प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। यह हम सबको करना पड़ेगा। आर्थिक उन्नति के लिए भी रोजगार की बात आती है। अब बहुत सारी बातें चल रही है, स्किल ट्रेनिंग हो रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियां आ रही है, और हम सब लोग चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो, रोजगार उन्मुख हो, रोजगार बढ़ाने वाली हो, उपभोगवाद रहित हो, शोषण मुक्त हो, पर्यावरण की मित्र हो। सारी दुनिया आजकल ऐसा ही विकास चाहती है, हम भी चाहते हैं, परंतु हमारे जीवन से भोग वृत्ति को हमने निकाल दिया कि हमारे जीवन में संयम है। हम अपने परिवार में रहन सहन में सादगी बरतते हैं, जितना आवश्यक उतना ही खर्चा करते हैं कि अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए लुटाते हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम इसकी चिंता करते हैं कि नहीं कि मेरे करने में, मेरे अपने लिए कमाने में किसी का शोषण न हो। योगः कर्मसु कौशलम गीता में कहा है, और तथागत ने कुशलस्य उपसंपदा कहा है। वो कुशलता ये है, अपना जीवन चलाना, दूसरे किसी के जीवन को हानि बिना पहुंचाए। ये हमारी परंपरा है। क्या हमारे जीवन में वो आई है? बीच में चली गई, हम स्वार्थी बन गए। उस स्वार्थ को अपने मन से हटाकर हमने इस आचरण को अपनाया नहीं तो शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था कहां से आनी? रोजगार यानी केवल नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वो भी सरकारी हो और बने तक मेरे घर के पास हो ऑफिस। ऐसा सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकता है? सरकारी और प्राइवेट मिलाकर किसी भी समाज में 10, 20, 30% ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती है। बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। उस उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। स्टार्टअप्स वगैरह सरकार शुरू कर रही, सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही, लेकिन हमको उधर जाना चाहिए। हम करते हैं तो होता है। कोरोना में हमने देखा, कोरोना में और बड़ी संख्या में 3 करोड़ से ऊपर लोगों का इधर से उधर जाना हुआ, रोजगार छूट गए, नए रोजगार नहीं बने। ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया, केवल संघ के स्वयंसेवक ने नहीं। कोई एक संगठन, एक सरकार, एक नेता नहीं कर सकता, लेकिन उस समय सब लोग इकट्ठा आ गए। शासन प्रशासन भी आया, समाज के सधन संपन्न व्यक्ति भी आए, उद्योग चलाने वाले लोग भी आए, संघ के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता, सब एक हुए और सबने प्रयास किए तो मिल गया काम लोगों को। और इस अनुभव से सीखकर जो स्वयंसेवक आर्थिक विषयों को ध्यान देने वाले संगठन में काम करते हैं, उन्होंने बाद में भी ये उपक्रम चलाया, समाज के ऐसे सब लोगों को साथ लिया, उनके साथ वो रहे, और एक एक जिला केंद्र पर उस जिला में ही जिनको काम मिल सकता है वहां के तरुणों को ऐसे रोजगार कौन से, उनका प्रशिक्षण और रोजगार देने की बात उन्होंने शुरू की। 350 जिलों में ये काम शुरू हो गया है, सब जिलों में शुरू होगा, और अभी तक
बड़ा उल्लेखनीय रोजगार देने का काम उनके द्वारा हुआ है। आंकड़े मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं बताता, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 350 जिलों में जिला केंद्र से ये काम शुरू हो गया है। ये हम अगर करेंगे नहीं तो अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकते? रोजगार लघु उद्योगों में, सहकारिता में, कृषि में सबसे ज्यादा होता है। ये तो अधिकांश सारे समाज के हाथ में है। समाज अगर ध्यान नहीं देता तो ये होता नहीं है। बार बार समाज समाज समाज, ये मैं क्यों कह रहा हूं? सरकार को उसके दायित्व से मुक्त करना मैं नहीं चाहता हूं, और हमको मुक्त नहीं करना है, उस पर नजर रखनी है, ठीक करते हैं कि नहीं अपने दायित्व को पूरा। जनता का यही काम है। परंतु वो अपना दायित्व पूरा करेंगे तो भी अगर समाज नहीं करता तो उनकी बातों का यश नहीं आने वाला, क्योंकि सब बातों का कारण समाज है। उस समाज में ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते, इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बोझ ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है, और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है वहां, डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए। लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे? तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है? इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है? उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनको, उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है? परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है? ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। हमने ऐसी नीति बनाई कुछ वर्षों पूर्व, भारत सरकार ने बनाई, और 2.1 ऐसा एवरेज संतान, हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है। उससे भी नीचे हम आ गए 2 तक। लेकिन बहुत नीचे आना भी गड़बड़ होता है, क्योंकि घर के बच्चों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में मिलता है। परिवार में संख्या चाहिए, अपने बराबरी के भी 2-3 लोग चाहिए, ऊपर के भी चाहिए, नीचे के भी चाहिए। तो सबसे बात कैसे करना, सामाजिक संस्कार कैसे होता है,
अपने अहंकार को कैसे संयमित करना पड़ता है, ईगो मैनेजमेंट कैसी करनी पड़ती है, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है। उसके लिए परिवार की संख्या भी चाहिए, और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है, तो समाज के समाज लुप्त हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त हो जाती है। कितनी भाषाएं दुनिया की, बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। और इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले। इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है, समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए स्व की जागृति का महत्व है, क्योंकि समाज यानी हम है। एक मैं यहां हूं, लेकिन मेरा समाज, हमारी सबकी एक समान पहचान है। वो हमारी समान पहचान कौन सी है? सौभाग्य से भारतवर्ष में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे पंथ संप्रदाय है। विदेशों के आक्रमण के कारण भी कुछ संप्रदाय हमारे यहां बन गए, हमारे ही लोग उस संप्रदाय में है। उनकी पूजाएं पंथ संप्रदाय विदेशी है, वो यहां के है। कुछ दशकों पूर्वज उनके वही थे जो हमारे। इतने सारे खान पान रीति रिवाज है, इतने प्रांत है, इतने सारे प्रकार है लोगों के, तो स्वार्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। फिर भी सदियों से हमारा राष्ट्र जीवन का एक सनातन अक्षुण्ण प्रवाह चला है। भारत का अस्तित्व सदा रहा है, व्यवस्थाओं की भी विविधता रही, राज्य भी अनेक रहे, लेकिन सदैव भारत रहा, भारत एक रहा। पूरे भारत की प्रशस्ति रामायण में है, पूरे भारत की प्रशस्ति बाद के महाभारत में है, पूरे भारत की प्रशस्ति कालिदास में ने भी लिखी है, गुरु नानक देव जी ने, श्रीमद शंकर देव जी ने, सुब्रमण्यम भारती ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सब लोगों ने। क्या समय था, कौन सी व्यवस्था थी, राज्य एक थे या अनेक थे, राज्य करने वाले अपने थे या विदेश के थे, बिना इसका विचार किए पूरे भारत का स्तुतिगान गाया है। हमारा देश उस समय से एक देश है, एक राष्ट्र है।
क्योंकि इन विविधताओं को स्वीकार करने की बात हमारे समझ में बहुत प्राचीन समय में आ गई। हमारे पूर्वजों ने यह प्राप्त किया सत्य कि सारा अस्तित्व एक की अभिव्यक्ति है। उस एक को जान लो तो कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त होता है, और इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उपभोग को छोड़ के चलना, ऐसा जीवन और वो प्राप्त करना, ये परम लक्ष्य, ऐसा तरीका सब अपना है। क्योंकि सब एक से, मैं जिससे बना हूं, मैं जिसको व्यक्त करता हूं, दूसरे जगह, दूसरे रूप में, दूसरे प्रकार से, दूसरे नाम से, दूसरे रूप में कोई और उसको वही प्रकट करता है, और इसलिए वो दिखता अलग है लेकिन मेरे से अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख। ये हमारे पूर्वजों ने पहचाना, संपूर्ण पृथ्वी को एक कुटुंब माना और संपूर्ण विश्व एक घर बने, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर जीवन कैसे जीना, इसका आदर्श संपूर्ण दुनिया को देने के लिए एक समन्वय की संस्कृति बनाकर स्व के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया। वो संस्कृति, वो हमारे पहचान का पहला आधार है, वो हमारे राष्ट्रीयता का पहला आधार है, जिसको बार बार सनातन सनातन कहा हमारे प्रमुख अतिथि महोदया ने। वह हमारी चलती हुई भारतीय संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज वगैरह ऊपर की बात है, आचार धर्म है, वो बदलते रहता है, लेकिन मूल्य समान है। क्योंकि इस सत्य के वो है, वो कोई कल्पना नहीं है, थियरी नहीं है, उस सत्य को साक्षात किया, वो सत्य सदा विद्यमान रहता है। उसके आधार पर हमने कहा कि धर्म से चलो। क्या धर्म है? सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, बस 4 बातें। बाकी किसकी पूजा करना, किधर पैर करके सोना, कौन सा कपड़ा पहनना, कब क्या खाना पीना, आचार धर्म है। देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जो चलता है वो रखो, जो बदलना है वो बदलो, परंतु जो भी करोगे, जिस किसी नाम रूप से करोगे, वो सत्य होना चाहिए, सत्य से मेल खाने वाला होना चाहिए। उसमें सबके प्रति करुणा चाहिए, संवेदना चाहिए, अंतर्बाह्य शुचित्व धारण करके तुम ये विचार करोगे तो ये करुणा संभव है, ये सत्य संभव है, और उसके लिए तुमको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। ये 4 जिसमें नहीं है, इस 4 में से एक का भी अधिक्षेप या तिरस्कार जिस बात में होता है वो अधर्म है, चाहे वो चलता आया हो। इसलिए अस्पृश्यता अधर्म है, जात पात की विषमता, भेद अधर्म है। कहीं भी लिखा हो इसमें सत्य, हम सब एक है, इसका अधिक्षेप होता है। इसमें परस्पर संवेदना, करुणा का अधिक्षेप होता है। इसमें तन मन की शुचिता का अधिक्षेप होता है, और इसमें तपस की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। और कुछ नहीं, बस इतना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, इसके बाहर नहीं जाना। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का विजयदशमी पर भाषण, इसमें उन्होंने मातृशक्ति को सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकार देने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने भारत की जनसंख्या को लेकर के भी कहा कि भारत की जनसंख्या से कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन इसे एक साधन के तौर पर भी देखा जा सकता है और भारत इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर फायदा उठा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और ये सभी, इनके पूर्वज भी भारतीय ही हैं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।